Hey guys, what's up everybody? Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So guys, आ गए हम नई वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप आयरलैंड के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आपका अपॉइंटमेंट है वीएफएस ग्लोबल में, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, हर एक चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। हर एक डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी आपके मिथ्स एंड ऑल सब आज हम लोग इस वीडियो में बर्स्ट करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यही अगर डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ यही सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा क्या क्या आपको लेके जाना, अगर आप सिर्फ यही डॉक्यूमेंटेशन लेके भी जाओगे ना, तो आपका वीज़ा 100% आएगा, 110% आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गया था वो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। इससे ना एक डॉक्यूमेंट कम, ना इससे एक डॉक्यूमेंट ज़्यादा, मैं यही एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लेके गया था और यही लेके जाना और आपका इजीली वीज़ा आएगा। मुझे मालूम है थोड़ा पहले की वीडियो और इस वीडियो में आने में काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। मैं 29 को लैंड किया हूँ आयरलैंड में और फिर ओरिएंटेशन वगैरह में बिजी हो गया था। तो अभी फाइनली मैं थोड़ा सा टाइम लेके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट जाए। और इस वीडियो के अलावा फिर आपको कोई दूसरी वीडियो पे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही सारे डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ उनके सभी के फॉर्मेट कैसे बनेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, कवर लेटर वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पे लिंक डालूंगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से एडिट करके इसको लेके जा सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट के ऊपर। तो आप जब भी आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, आप ये चीज़ ध्यान रखना, आप 3 सेट बनाना डॉक्यूमेंट्स के। फर्स्ट सेट में मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, ताकि तभी आपको इजीली समझ आएगा, आपको पता पड़ेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रह गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं मेरे पास। वरना क्या होता है ना, बहुत हौच पौच हो जाता है। तो 3 सेट में आप डॉक्यूमेंट बनाना। फर्स्ट सेट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। आपका मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो मेडिकल इंश्योरेंस बना रखा है, वो जाके देख सकते हो। सेकंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सेट 1 में आएगा, वो है आपका पीसीसी, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। इसको आप 1 महीना पहले ही अप्लाई कर देना, क्योंकि इसको आने में ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है। सेकंड आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एविट्स फॉर्म। एविट्स फॉर्म आप फिलअप करोगे आपका अपॉइंटमेंट लेने के प्रायर, तो वो पूरा एविट्स फॉर्म का कॉपी आपको एक लगेगा। सेकंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट वीज़ा एसओपी। वीज़ा एसओपी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप ध्यान रखना, अगर खुद भी बना रहे हो या किसी काउंसलर से बना रहे हो, तो कुछ सेट ऑफ पॉइंटर्स रहते हैं जो वीज़ा एसओपी के लिए मैंडेटरी रहते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा पॉइंटर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना वीज़ा एसओपी बनाना, क्योंकि इसी के बेस पे आपका वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का डिसीजन बनता है। सेकेंड आपका जो आता है वो है एल ओ आर्स। एल ओ आर जो भी आपका रिकमेंडर है, जिसका एलओआर आपने लगाया था एप्लीकेशन करने के टाइम पे, वो सेम एलओआर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका एफिडेविट। एफिडेविट इट मीन्स कि जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, आपके मॉम एंड डैड, उनका एक एफिडेविट बनता है। 50 रुपीज़ के स्टैम्प पे आपका एफिडेविट बनता है। मैं उसका कॉन्टेंट नीचे दे दूंगा, आप सेम कॉन्टेंट जाके 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे जाके उसको करवा सकते हो, नोटराइज लिखवा के। तो वो आपका एफिडेविट बन जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप आइल्स, डुओलिंगो, जो भी कुछ भी आप दे सकते हो, डजेंट मैटर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि पूरा फॉर्मेट वगैरह कैसे क्या आपको बनाना है। ओके, आपके फाइनेंशियल वगैरह हर एक चीज़ उसमें लिखी रहेंगी, तो ध्यान रखना आप बहुत ही केयरफुली वो चीज़ को क्राफ्ट करो, कवर लेटर को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका आता है वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर और वीज़ा फी रिसिट। वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर आपको मेल पे आएगा जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, और वीज़ा फी रिसिट भी आपको मिलेगी जब आप फीस पे करोगे। अभी जब मैंने फीस पे करी थी तो ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास लगा था मुझे अपॉइंटमेंट लेने का कॉस्टिंग, जिसमें चेक एंड वेरीफाई सर्विस और एसएमएस सर्विस भी मैंने लिया था। वैसे एसएमएस सर्विस अब नहीं भी लोगे तो चलेगा, कि सेम जो ईमेल पे नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको एसएमएस पे आते हैं। सो आई वुड रादर से कि लो नहीं लोगे, 100-150 रुपये का आता है, अप टू यू। मैंने ले लिया था, बट नहीं भी लोगे तो चलेगा, आपका आ जाएगा वीज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उससे। आपको वैसे मेल पे सारे नोटिफिकेशन आएंगे। इसके बाद जो फर्स्ट सेट में आपको डालना है डॉक्यूमेंट वो है आपका वीज़ा सपोर्ट लेटर। वीज़ा सपोर्ट लेटर क्या होता है, जब आप 50% फीस पे करते हो यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा सपोर्ट लेटर देती है। मेरी यूनिवर्सिटी ने 50% फीस पे किया, उसका प्रूफ था वीज़ा सपोर्ट लेटर, तो वो मुझे दिया था, तो मैंने वो चीज़ उसमें अटैच करी थी। और फिर आपको एक एफएसएफ फाइनेंशियल समरी यहाँ पर आपको देना पड़ता है। एक फाइनेंशियल समरी आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आपको एडिट करके आपको उसमें फिलअप करना रहेगा वो। और एक फाइनेंशियल समरी का फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल के हिसाब से एडिट करके बना सकते हो। ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, ये सारे जाएंगे सेट 1 में। ये सारे सेट 1 के डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो।
अब हम लोग बात करते हैं सेट टू डॉक्यूमेंट्स की। अब देखिए सेट टू डॉक्यूमेंट जो है आप उसको ऐसे लेबल कर सकते हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या आपके जो भी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, हिस्ट्री वगैरह रही है वर्क एक्सपीरियंस की, वो सब आपको इसमें डालना है। अब वह सेट टू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? सबसे पहले आता है आपका 10th का रिजल्ट, सेकंड आता है आपका 12th का रिजल्ट, फिर जो भी आपने बैचलर्स डिग्री करी है वो डिग्री की हार्ड कॉपी आएगी, आपकी ओरिजिनल डिग्री, और फिर उसके बाद आपके आती है मार्कशीट्स, और फिर आती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो एक फेल की मार्कशीट आती है, एक पास की मार्कशीट आती है। लेट्स से कि सेकंड अटेम्प्ट लिखा हुआ था, अगर आप एक चीज़ में फेल हो गए हो फिर आपने पास करके वापस रीटेक एग्जाम देके फिर आप पास हुए तो सेकंड अटेम्प्ट आता है। तो एटी वाली आप मार्कशीट नहीं भी दोगे तो चलेगा। मेरे को भी एक में एटी थी बट मैंने लगाई नहीं थी, मैं लेके जरूर गया था लेकिन मैं दी नहीं थी उनको स्कैन करने के लिए। सो आप सिर्फ पास वाली मार्कशीट्स लगाओ, दैट इज इनफ। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेट टू में आपको देना है वो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप ट्रांसक्रिप्ट दो। और हाँ, एक चीज़ आप ये जरूर ध्यान रखना, 10th की मार्कशीट जो आप देखोगे ना वो बड़ी ऐसी आती है। अब जब आप वीएफएस जाओगे ना उनके पास उतने बड़े प्रिंटर होते नहीं है स्कैन करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप जो भी 10th की मार्कशीट ले जा रहे हो ना उनका एक A4 कॉपी बना लो, क्योंकि उनके पास A4 साइज प्रिंटर्स ही होते हैं जिसमें वो आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे। क्योंकि वीएफएस में ये लोग आपके कोई भी ओरिजिनल या फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे, सिर्फ आप ओरिजिनल भी लेके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा एक अपने हिसाब से सेट बनाते हैं और सेट के हिसाब से उसको डायरेक्टली स्कैनर में डालते हैं और पूरा आपके डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाते हैं, और विद इन 15 मिनट्स आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे भी देंगे। ये चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप 10th की जो भी मार्कशीट ले जा रहे हो उसको A4 साइज में करवा लो, A4 साइज कॉपी में। इसके बाद सेट टू में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका रेज्यूमे, आपका जो भी एक्सपीरियंस लेटर है वो रिलीविंग लेटर, और अगर रिलीविंग लेटर नहीं है, आप किसी कंपनी में अभी वर्क कर रहे हो उसके साथ ही साथ आप अप्लाई करो तो आप उस कंपनी का ऑफर लेटर भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको कंपनी छोड़ना ही पड़ेगी। मैंने नहीं छोड़ी थी, मैंने जून जुलाई में के आसपास मैंने डिसाइड किया था ये सब चीज़ें करने का, तो मैंने कंपनी नहीं छोड़ी थी, मैंने डायरेक्टली उनको ऑफर लेटर लगा दिया था। क्योंकि और ये बात आप याद रखना, जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करो आपको सारी एवेट्स फॉर्म जब भी आप फिलअप करोगे आपको सारी डिटेल्स देनी रहेंगी, तो आप एक्यूरेट डिटेल्स दो जिस भी एम्प्लॉयर की आप दे रहे हो, क्योंकि वो लोग उनको कॉल करके वेरीफाई करते हैं वेदर यू वर्क देयर और नॉट। डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता है, आप वहाँ वर्क करते हो, ये वो सिर्फ यही चेक करते हैं। तो सेट टू में सिर्फ यही सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेट थ्री की। तो गई सेट थ्री को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, सेट थ्री आपका होगा पूरा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो भी आपके फाइनेंसेस है, जैसे भी फाइनेंसेस आप शो करना चाह रहे हो, ये सारे सेट थ्री में जाएंगे। तो सबसे पहला जो भी डॉक्यूमेंट है वो है कि अगर आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो जो भी आप फीस पे करते हो, एक्सेप्टेंस फीस, उस फी का, अब जैसे मैंने एनईएफटी किया था, मैंने ट्रांसफर मेड के वाया पे किया था, तो मैंने एनईएफटी किया था ईबिक्स कैश को, ईबिक्स कैश से फिर डायरेक्टली वहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर हुआ था। तो एनईएफटी की रिसिट और जो मुझे पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर मेड से रिसिट आई थी वो ईबिक्स कैश से मैंने स्विफ्ट कॉपी ली थी, और मुझे गूगल जीमेल पे कंफर्मेशन आया था यूनिवर्सिटी से कि आपका एक्सेप्टेंस फी आ चुका है। तो ये चार डॉक्यूमेंट मैंने उसकी एक कॉपीज लगाई थी, उसकी कॉपीज सेट में रखी थी। सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब आप 50% ट्यूशन फी पे करते हो, वो एनईएफटी कॉपी आप ईबिक्स कैश के थ्रू अगर पे कर रहे हो, ट्रांसफरमेट की कॉपी अगर आप ट्रांसफरमेट के थ्रू पे कर रहे हो, आयरलैंड में मोस्टली आप देखोगे ट्रांसफरमेट के थ्रू यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस चेक करती है। स्विफ्ट कॉपी और जीमेल पे कंफर्मेशन अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, स्विफ्ट कॉपी भी डजेंट मैटर कि आपके पास हो या ना हो, बट हाँ आपके पास कुछ सेट ऑफ प्रूफ तो आपको उनको देने ही पड़ेगा, नहीं हमने ये फीस पे करी है, तो दे एक्सेप्ट, वो स्कैन कर लेते हैं। वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि अरे अब ये क्यों लाया वो क्यों लाया, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उनको दो और स्कैन करो। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे वो सारे यही है, एनईएफटी की कॉपी, एनईएफटी की रिसिट, ट्रांसफर मेड की कॉपी, स्विफ्ट कॉपी और जीमेल कंफर्मेशन, जीमेल का स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट आउट करवा लिया था मैंने। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको पे लगाने हैं उसमें वो है आपका बैलेंस सर्टिफिकेट और 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिल जाएगा, मेरे मॉम डैड मेरे स्पॉन्सर थे तो मैंने दोनों का बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया था, और दोनों का 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑनलाइन ही नेट से डाउनलोड कर लिया था। और योनो बैंक से, उनका एसबीआई में अकाउंट था तो योनो एसबीआई से मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करे 6 मंथ के, और उन्हें बैंक अकाउंट में जाके सील स्टैम्प करवा लिया था मैंने, ताकि वो ऑथेंटिकेट हो जाए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो इस फाइनेंशियल्स में आते हैं, इस सेट में आते हैं सेट थ्री में, वो है आपका पीएफ स्टेटमेंट। अगर आप अपने पेरेंट्स का पीएफ स्टेटमेंट शो कर रहे हो तो आपको पीएफ स्टेटमेंट की कॉपी लगानी है, दैट्स इट। मैंने अभी मेरे मॉम एंड डैड का पीएफ स्टेटमेंट का कॉपी लगाया था दोनों का। और फिर एक एफडी, अगर आपकी कोई एफडी है, अगर आप एफडी शो कर रहे हो, 6 मंथ्स पुरानी एफडी होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मेच्योर हो चुकी होनी चाहिए वो।
आप इवन अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप बाद में आपकी मैच्योर होगी फिर आप इंटरेस्ट वगैरह लोगे, अगर आप फिर भी इंटरेस्ट भी अगर चालू कर दिया आपने कि यार पर मंथ इंटरेस्ट भी आता है उसका, और वो मैच्योर नहीं होती, लाइक मैच्योर होने पे भी सेम अमाउंट मिलता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। हमारा वही था, हमारी जो भी एफडीज थी उसका इंटरेस्ट हमें पर मंथ आता था। तो इट्स नॉट लाइक कि जब मैच्योर होगी तो इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा, ऐसा नहीं था, सेम अमाउंट ही मिलता है क्योंकि हम लोग पर मंथ इंटरेस्ट लेते थे। तो मैंने वो वाली एफडी की पूरी कॉपी लगाई थी। मैंने एफडी नंबर, अकाउंट नंबर, उसकी डेट, मैच्योरिटी की डेट, स्टार्ट डेट, अमाउंट वगैरह सब एक वर्ड में लिखा था और उसको स्टैम्प करवा लिया था पोस्ट ऑफिस से। हमारी एफडीज पोस्ट ऑफिस में थी मेरे मॉम एंड डैड की, तो वहाँ पर जाके मैंने स्टैम्प करा लिया ताकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाए। फिर ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप फाइनेंस शो करो, एक्स्ट्रा फाइनेंस शो करो, अगर आप लोन ले रहे हो, मैंने लोन के साथ में ये चीज़ शो करी थी, मैंने 30 लाख का लोन लिया है और लोन के साथ में ही ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने शो किया है। तो अब लोन के जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो है, एक तो आपका सैंक्शन लेटर, एक आता आपने डिसबर्समेंट ले लिया तो एक आपका डिसबर्समेंट लेटर, और आपका बैलेंस सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने लोन लिया वही आपको एक बैलेंस सर्टिफिकेट देंगे कि कितना बैलेंस अभी आपके अकाउंट में बचा हुआ है। और फोर्थ आता है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि वही सेम अकाउंट जिसमें आपने ट्रांसफर किया वहीं से आप फीस पे करोगे, तो वो पूरा क्लियर उनके पास रहता है कि कहाँ से आपने फीस पे करी, कहाँ से आपका फाइनेंशियल कहाँ जा रहा है। तो एक बैलेंस सर्टिफिकेट। और सेकंड चीज़, मेरे मॉम एंड डैड वर्किंग है, बट मैंने उनकी सैलरी स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया था, मैंने सिर्फ आईटीआर बनाए थे और आईटीआर ही मैंने शो करे थे। मेरे मॉम एंड डैड के दोनों के पास लास्ट 3 ईयर्स के आईटीआर थे, तो मैंने सिर्फ आईटीआर दिया था, मैंने पे स्लिप्स वगैरह कुछ भी नहीं दी थी ताकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अर्लियर मैंने क्या करा था, मैंने बहुत सारे फाइनेंसेस दिखाने की कोशिश करी कि यार मैं बहुत पैसा दिखाता हूँ, लाइक म्यूचुअल फंड्स ये वो, बट इट्स रादर कि हम लोग थोड़ा सिंपल रहे, हम लोग इतना सारा फंड्स ना दिखाएं, क्योंकि जितना आप फंड दिखाओगे उतना वो लोग वेरीफाई करेंगे और उतना टाइम लेंगे आपका वीज़ा देने में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखना। म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब एक्सेप्ट नहीं होता है, क्रिप्टो वगैरह, गोल्ड वोल्ड ये सब एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप पीएफ एक्सेप्ट होता है, एफडी एक्सेप्ट होती है और आपका लोन, ये 3 में ही आपका काम हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ये तीनों ही चीज़ें दिखाओ। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गया था वो मेरे मॉम डैड के पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों के, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। अगर आपके मॉम डैड का पासपोर्ट है तो आप वो भी लेके जा सकते हो। और सेकेंडली मेरा खुद का 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गया था। मैंने इनकी कलर कॉपीज़ करवा ली थी। वैसे कलर कॉपीज़ मुझे कुछ यूज़ नहीं हुआ, आप ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ कलर कॉपी चाहिए। क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने आपको बताया, सेट 2 में 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट बहुत बड़ी मार्कशीट थी, मैं A4 पे नहीं करवा के गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहीं पर जाकर उसको वो कर सकते हो A4 साइज़, और उनसे ब्लैक एंड वाइट लेके स्कैन कर लिया। तो ये चीज़ रहती है। ये सारे 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यही आप लेके जाओ। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत लेके जाओ, क्योंकि जितना आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ गलत निकली या वेरीफाई नहीं हो पाई तो वहाँ पर आपका रिजेक्शन होने का चांस बढ़ता है। दैट इसीलिए मैंने ज़्यादा फंड्स दिखाए नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 40 लाख के फंड दिखाए थे। 30 लाख मेरे बैंक अकाउंट, 30 लाख मेरे लोन के, और रिमेनिंग 10 लाख एफडी और पीएफ वगैरह 10, 12, 15 लाख हो गए थे। 42 लाख मैंने कुछ दिखाए थे। सेकेंड चीज़, आप ये एक हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स के, अगर आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर है तो आपके पेरेंट्स के, आपके खुद के बैंक अकाउंट में 1, 1.5, 2 लाख, 10 लाख, 6 लाख रुपए हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मेरे डैड के अकाउंट में सिर्फ 50,000 थे, मेरे मम्मा के अकाउंट में भी सिर्फ उतने ही, कुछ 30, 40, 50 हज़ार रुपये ही थे। तो भी मेरा वीज़ा आ गया है। सो इट्स नॉट लाइक यार आपको बहुत सारा फंड शो करना है बैंक अकाउंट में इतना तो ही ठीक है, नहीं। देखो, आपने लोन लिया है, आपका सारा पैसा लोन से आया है। एफडी हम लोग ये सब इसीलिए दिखाते हैं, एक सेफ्टी पर्पस के लिए, कि ताकि हमारा कहीं जाके आगे रिजेक्ट ना हो, ठीक है। वैसे भी वो चीज़ हम लोग यूज़ करते नहीं, एफडी वगैरह हमारा लोन से हो जाता है। बट फॉर द सेफ्टी रीज़न आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप एफडी और पीएफ ही दिखाओ, इससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे टू कंसिडर कि यार आपने लोन वगैरह लिया तो आपको ईजिली वो दे देते हैं। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर भी कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप लोन के थ्रू जाओ, पहले आप लोन ले लो, 6 मंथ बाद आप उसको पूरा पे करके उसको फोर्स क्लोज कर सकते हो। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आप लोन ले रहे हो ना तो पता रहता है कि आपका सारा पैसा यहाँ से आ रहा है, तो उससे आपका वीज़ा आने का चांस, मतलब नॉट बढ़ता है, मैं नहीं बोलूँगा बढ़ता है, बट हाँ मतलब एक फेयर चांस बन जाता है कि नहीं यार आपका लोन लिया है ना तो बच्चा लेके पढ़ेगा एंड ऑल, आपके फाइनेंशियल वगैरह सब थोड़े सॉर्टेड रहते हैं। तो वो चीज़ आप वो कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो ना। क्योंकि मेरे एक पहचान वाले ने वो सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा था, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जबकि उसके काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट हैं, मैंने तो उसके देख के बनाए थे डॉक्यूमेंट्स। बट मैंने लोन लिया था तो मेरा होपफुली वीज़ा आ गया, और मैं तो आयरलैंड में ही हूँ, सो गेट टू नो कि मेरा वीज़ा आ चुका है। सो यही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं डॉक्यूमेंट से आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
और इजीली आपका वीज़ा आएगा। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी, जो भी अब आपके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। थोड़ा टाइम लेके जाना। एक ये चीज़ करना कि अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह ले रहे हो तो 10 बजे के बाद का लेना, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया फोटोकॉपी वगैरह कराना तो 8:30 बजे दुकान नहीं ओपन होती है। तो आप 10 साढ़े 10 बजे के बाद के अपॉइंटमेंट्स लेना, क्योंकि लास्ट मिनट अगर कुछ शॉर्ट हो जाता है तो आपको ईजी रहेगा कि अगर फोटो प्रिंट आउट वगैरह की दुकान ओपन है तो आप कभी भी करवा सकते हो। ये चीज़ है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं किस फ्लाइट से यहाँ पर आया था, ट्रांजिट वीज़ा और इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है आयरलैंड में, और अकोमोडेशन कैसे लेना है, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and subscribe to the channel, and make sure you share with your friends जो अब next 25 intake में अब आयरलैंड आने वाले हैं।